नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एक नई सोच की कहानी में। मैं हूं आपकी साथी और आज हम जिंदगी की एक ऐसी पहेली पर बात करेंगे जिसमें हम सब कभी ना कभी उलझते जरूर हैं। एक ऐसी उलझन जो बाहर से तो बहुत रंगीन और अच्छी लगती है, पर अंदर ही अंदर हमें थका देती है। कभी रुककर सोचा है कि जब हमारे पास चुनने के लिए बेशुमार चीजें होती हैं, जैसे ज़ोमैटो या स्विगी पर खाने के 100 से ज्यादा विकल्प या माइंत्रा अमेज़न पर कपड़ों के हजारों डिजाइन, तो हम पहले से ज्यादा खुश क्यों नहीं महसूस करते? बल्कि कभी कभी तो फैसला करना ही इतना मुश्किल हो जाता है कि मन करता है छोड़ो भाई, कुछ नहीं चाहिए। होता ना ऐसा? आज हम बात करेंगे पसंद के विरोधाभास के बारे में, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। हमें लगता है कि जितने ज्यादा विकल्प उतनी ज्यादा आजादी, उतनी ज्यादा खुशी। पर क्या ये आजादी कहीं हमें ही तो नहीं फंसा रही? क्या ये विकल्पों का ढेर हमें सुकून देने के बजाय हमसे सुकून छीन रहा है? आइए आज इस चुनाव के जाल की परतों को खोलकर समझने की कोशिश करते हैं और शायद इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता भी ढूंढ पाए। जरा सोचिए ना अपने पापा या दादाजी के जमाने के बारे में। अगर उनसे पूछें तो शायद पता चले कि जूते मतलब बाटा, और वो भी एक दो डिजाइन जो सालों साल चलते थे। कार मतलब ज्यादातर लोगों के लिए एम्बेसडर या फिएट। टीवी पर शाम को बस दूरदर्शन पर आने वाले चित्रहार या किसी सीरियल का इंतजार। फोन वो लैंडलाइन वाला जिस पर घंटी बजने का मतलब पूरे घर में एक उत्सुकता होती थी। विकल्प बहुत कम थे, मतलब गिनती के। जिंदगी शायद थोड़ी धीमी थी, थोड़ी सीमित थी, पर क्या वो लोग हमसे ज्यादा संतुष्ट थे? क्या उनके चेहरों पर एक अलग तरह का सुकून था जो आज ढूंढना थोड़ा मुश्किल है? और आज की दुनिया देखिए, एक साधारण सी टी शर्ट लेनी हो तो ऑनलाइन हजारों डिजाइन, सैकड़ों ब्रांड, अलग अलग कपड़े, फिटिंग, दिमाग घूम जाता है सच में। 12वीं के बाद करियर चुनना हो तो इतने रास्ते हैं कि समझ ही नहीं आता कौन सा सही है, कौन सा हमारे लिए बना है। इंजीनियरिंग, मेडिकल, आर्ट्स, कॉमर्स के अलावा भी न जाने कितने नए विकल्प हर साल आ जाते हैं। हमें लगा था इतने विकल्प होंगे तो हम यकीनन अपने लिए सबसे बेहतरीन चुन पाएंगे, वो चीज, वो रास्ता जो बिल्कुल परफेक्ट हो। लेकिन मनोविज्ञान की स्टडीज और जो रिसर्च हुई हैं वो कुछ और ही कहानी बताती हैं। इसका ठीक उल्टा हो रहा है। इतने ज्यादा विकल्पों के बोझ तले हम एक तरह के निर्णय पक्षाघात के शिकार हो रहे हैं। डिसीजन पैरालिसिस कहते हैं इसे। ये एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है। निर्णय पक्षाघात, डिसीजन पैरालिसिस। अच्छा, हाँ, आसान भाषा में समझे तो जब दिमाग के सामने बहुत ज्यादा जानकारी, बहुत ज्यादा ऑप्शन रख दिए जाते हैं तो वो तय ही नहीं कर पाता कि क्या करे। जैसे कोई कंप्यूटर एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम खोलने पे हैंग हो जाता है ना। हाँ, बिल्कुल। बस वैसा ही कुछ हमारे दिमाग के साथ होता है। हम फ्रीज हो जाते हैं, कोई फैसला ही नहीं ले पाते, और अगर ले भी लेते हैं तो वो प्रक्रिया इतनी थकाऊ हो जाती है कि मजा किरकिरा हो जाता है। और ये सिर्फ फैसला ना ले पाने तक सीमित नहीं है। मान लीजिए बहुत हिम्मत करके, बहुत सोच विचार के बाद आपने कोई चीज चुन भी ली तो भी मन में एक खटका लगा रहता है, एक शक सा बैठ जाता है। हाँ, कहीं वो दूसरा वाला ऑप्शन ज्यादा अच्छा तो नहीं था। हाँ, कहीं मैंने जल्दबाजी तो नहीं कर दी। बिल्कुल, कहीं कुछ बेहतर मुझसे छूट तो नहीं गया। वो जो एक गहरी संतुष्टि मिलनी चाहिए ना अपने चुनाव से, वो नहीं मिल पाती। सही बात है। एक बेचैनी सी बनी रहती है। हाँ, ये कहीं कुछ छूट तो नहीं गया वाली भावना, ये तो बहुत जानी पहचानी सी लगती है। जैसे किसी पार्टी में जाएं तो लगता है दूसरी वाली ज्यादा अच्छी होगी। हाँ, एक नौकरी चुने तो लगता है दूसरी वाली में ज्यादा मजा आता। ये एहसास तो पीछा ही नहीं छोड़ता। इसी से जुड़ा एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। एक स्टडी है जिसे जैम स्टडी के नाम से जाना जाता है। ओह हाँ, जैम स्टडी बहुत मशहूर है। हाँ, ये इस पूरी पहेली को बड़े सीधे सरल तरीके से समझा देती है। सोचिए, एक सुबह आप सुपरमार्केट जाते हैं, वहाँ एक काउंटर लगा है जहाँ तरह तरह के फलों के जैम रखे हैं। पहले दिन रिसर्च करने वालों ने वहाँ पूरे 24 अलग अलग फ्लेवर के जैम सजा दिए। स्ट्रॉबेरी, मैंगो, पाइनएप्पल, मिक्स्ड फ्रूट, ऑरेंज मार्मलेड, अंजीर, कीवी, मतलब लिस्ट लंबी थी। वाह, 24 तरह के जैम। हाँ, लोगों की खूब भीड़ जमा हुई। काउंटर पर रौनक थी, लोग रुक रहे थे, देख रहे थे, कुछ ने चक्कर भी देखा। मगर हैरानी की बात ये थी कि इतने सारे लोगों के रुकने और चखने के बावजूद जैम खरीदा बहुत ही कम लोगों ने। अच्छा? हाँ, शायद सिर्फ 3% लोगों ने। सिर्फ 3%? हाँ। क्यों? शायद कंफ्यूजन,
ये वाला लूं या वो वाला, मैंगो अच्छा है या कीवी ट्राई करूं, अरे वो अंजीर वाला भी तो है। दिमाग उलझ गया। बिल्कुल, डिसीजन पैरालिसिस वाली बात हो गई। एग्जैक्टली। फिर अगले दिन रिसर्च टीम ने एक छोटा सा बदलाव किया। उन्होंने उस काउंटर पर सिर्फ 6 तरह के जैम रखे, बस गिनती के 6 फ्लेवर। भीड़ शायद पहले दिन जितनी नहीं थी, लोग कम रुके। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? क्या? जिस दिन सिर्फ 6 जैम थे, उस दिन जैम खरीदने वालों की संख्या पहले दिन के मुकाबले 10 गुना ज्यादा थी। 10 गुना? सच में? जी हाँ, 10 गुना। लगभग 30% लोगों ने उस दिन जैम खरीदा। कम विकल्प होने पर लोगों ने ज्यादा आसानी से और ज्यादा संख्या में खरीदारी की। आश्चर्यचकित स्वर। ये जैम स्टडी मनोविज्ञान में क्लासिक मानी जाती है। ये बहुत साफ तौर पे दिखाती है कि जब हमारे सामने विकल्प सीमित होते हैं तो हमारा दिमाग ज्यादा स्पष्ट रूप से सोच पाता है। हाँ। फैसला लेना आसान हो जाता है। दिमाग पर जानकारी का बोझ, जिसे कॉग्निटिव लोड कहते हैं, वो कम पड़ता है। अच्छा। और हम ज्यादा आत्मविश्वास से चुनाव कर पाते हैं। इसका रोजमर्रा का उदाहरण सोचिए ना। हाँ। आप अपने मोहल्ले की पुरानी किराना दुकान पर जाते हैं, वहाँ शायद 2 या 3 तरह की ही बिस्किट मिलते हैं, ग्लूकोज, मारी और शायद एक क्रीम वाला। हाँ बिल्कुल। आप ज्यादा सोचते नहीं, 10-15 सेकंड में अपना पसंदीदा पैकेट उठाते हैं और बाहर आ जाते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल सही। अब उसी जगह किसी बड़े सुपरमार्केट के बिस्किट वाले सेक्शन की कल्पना कीजिए। हो, वो तो है। पूरी की पूरी एक दीवार सिर्फ बिस्किट से भरी हुई है। सैकड़ों वैरायटीज, शुगर फ्री, ओट्स वाले, डाइजेस्टिव, चोको चिप, क्रीम वाले, नमकीन, मीठे, इटालियन हर्ब्स वाले। हाँ, लिस्ट खत्म ही नहीं होती। आप वहाँ 10 मिनट तक घूमते रहते हैं, पैकेट पलट पलट के देखते हैं, सोचते रहते हैं कौन सा नया आया है, किस में ऑफर चल रहा है, कौन सा ज्यादा हेल्दी है, बच्चों को कौन सा पसंद आएगा। बिल्कुल यही होता है। और अक्सर खाली हाथ या फिर उसी पुराने ग्लूकोज बिस्किट के साथ बाहर निकलते हैं, जो 10 सेकंड में भी लिया जा सकता था। सही बात है। मुस्कुराते हुए, ये तो बिल्कुल सच है। सुपरमार्केट में यही होता है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर हमारा दिमाग इस तरह से क्यों काम करता है? ऊपरी तौर पर तो ज्यादा विकल्प होना अच्छी बात लगनी चाहिए, हमें ज्यादा कंट्रोल मिलना चाहिए। फिर ये हमें परेशान क्यों करते हैं? ऐसा क्या है इन अनगिनत विकल्पों में जो हमारे सुकून का दुश्मन बन जाता है? सवाल बहुत अच्छा है और ये कंफ्यूजन बहुत लोगों को होता है। लगता तो यही है कि ज्यादा चॉइस मतलब ज्यादा पावर, लेकिन गहराई में जाएं तो जब विकल्प एक सीमा से ज्यादा बढ़ जाते हैं तो हमारे दिमाग में 3 मनोवैज्ञानिक दुश्मन कह सकते हैं सक्रिय हो जाते हैं। 3 दुश्मन? अच्छा। हाँ, और ये दुश्मन मिलकर हमारी खुशी और संतुष्टि को धीरे धीरे कम कर देते हैं। आइए इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। जरूर। पहला दुश्मन है अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अवसर लागत, ठीक है। इसका सीधा सा मतलब है वो छूट गया वाला डर या एहसास। इसे ऐसे समझिए, जब आप कोई एक चीज चुनते हैं, मान लीजिए आप वीकेंड पर दोस्तों के साथ फिल्म देखने का प्लान बनाते हैं, तो उसी समय आप अनजाने में कई दूसरी चीजों को ना कह रहे होते हैं। जैसे आप घर पर आराम कर सकते थे, कोई किताब पढ़ सकते थे, परिवार के साथ वक्त बिता सकते थे, या शायद अपना कोई अधूरा काम निपटा सकते थे। हाँ, ये सब ऑप्शंस तो होते ही हैं। बिल्कुल। अब होता यह है कि जब आप फिल्म देख भी रहे होते हैं तो दिमाग का एक कोना सोचता रहता है, यार घर पर रहता तो ज्यादा आराम मिलता, या शायद मुझे वो किताब पढ़ लेनी चाहिए थी, कल टेस्ट है। हाँ, होता है ऐसा। या परिवार वाले नाराज तो नहीं होंगे। ये जो बाकी विकल्पों के छूट जाने का एहसास है, ये आपके चुने हुए विकल्प का मजा भी आधा कर देता है। सही कह रहे हैं। आप पूरी तरह से उस पल में जी नहीं पाते। जितने ज्यादा आकर्षक विकल्प आप छोड़ते हैं, अवसर लागत उतनी ही ज्यादा महसूस होती है और आपकी चुनी हुई चीज से मिलने वाली खुशी उतनी ही कम हो जाती है। चिंतित स्वर। ओह, ये तो है। दूसरा दुश्मन है पछतावा, रिग्रेट। और ये 2 तरह का हो सकता है। फैसले से पहले का पछतावा मतलब एंटिसिपेटेड रिग्रेट। अच्छा। और फैसले के बाद का पछतावा, पोस्ट डिसीजन रिग्रेट। फैसले से पहले का पछतावा मतलब इतने सारे विकल्प देखकर डर लगना कि कहीं मेरा फैसला गलत ना हो जाए, कहीं मुझे बाद में पछताना ना पड़े। ये डर ही हमें फैसला लेने से रोकता है, वो डिसीजन पैरालिसिस वाली बात। हाँ बिल्कुल। और फैसले के बाद का पछतावा तो और भी खतरनाक है। मान लीजिए आपने महीनों रिसर्च करके, 10 रिव्यू पढ़कर, 20 मॉडल्स की तुलना करके एक महंगा स्मार्टफोन खरीदा। इस्तेमाल करते हुए उसमें जरा सी भी कमी नजर आई, मान लीजिए कैमरा थोड़ा धीरे फोकस करता है या बैटरी उम्मीद से जल्दी खत्म हो जाती है, तो आपको भयानक पछतावा होगा। काश मैंने वो दूसरा वाला फोन ले लिया होता, उसकी बैटरी ज्यादा अच्छी बताई थी। ओह हाँ, बिल्कुल होता है। उस वाले का कैमरा बेहतर था।
एग्जैक्टली जबकि सोचिए अगर बाजार में सिर्फ 2 या 3 ही फोन के मॉडल होते और आपने उनमें से एक चुन लिया होता तो शायद आप उसी में खुश रहते। छोटी मोटी कमियों पर आपका ध्यान भी नहीं जाता। सही बात है। या आप उन्हें आसानी से नजरअंदाज कर देते क्योंकि तुलना करने के लिए बहुत कुछ था ही नहीं। हाँ, लेकिन जब आपने 20 विकल्प देखकर एक चुना है तो हर छूटे हुए विकल्प के अच्छे गुण आपको याद आते रहते हैं और आपकी अपनी चीज की कमियां ज्यादा बड़ी लगने लगती हैं। तो ज्यादा विकल्प बराबर ज्यादा पछतावे की संभावना। बिल्कुल। और तीसरा दुश्मन है ऊंची उम्मीदें, हाई एक्सपेक्टेशंस। ऊंची उम्मीदें, अच्छा। हाँ, आसमान छूती उम्मीदें। तर्क सीधा सा है, जब हमारे पास चुनने के लिए गिनती की चीजें होती हैं तो हमारी उम्मीदें भी मतलब यथार्थवादी रहती हैं, रियलिस्टिक। हमें पता होता है कि शायद कुछ कमियां होंगी, लेकिन जब हमारे सामने शादी के लिए मैट्रिमोनियल साइट पर हजारों प्रोफाइल हों, हाँ, या नौकरी के लिए सैकड़ों कंपनियां हों, या खरीदने के लिए ऑनलाइन 5000 तरह की टी-शर्ट्स हों, तो हमें लगने लगता है कि हमें बिल्कुल परफेक्ट चीज मिलनी ही चाहिए। हाँ, लगता तो है। एकदम 100% हमारी पसंद की, बिना किसी कमी के। आखिर इतने ऑप्शन थे तो बेस्ट मिलना तो बनता है। और फिर होता क्या है, जब वो चीज या वो इंसान या वो नौकरी परफेक्ट नहीं निकलती और अक्सर कुछ ना कुछ कमी रही रहती है, क्योंकि परफेक्शन तो एक मिथक ही है। सही बात। तो हमारी निराशा का स्तर बहुत ज्यादा होता है। हमें लगता है हमारे साथ धोखा हो गया, जबकि अगर उम्मीदें कम होती तो शायद हम उसी चीज में ज्यादा खुश रहते। तो असीमित विकल्प हमारी उम्मीदों को भी असीमित और अक्सर अवास्तविक बना देते हैं। और ऊंची उम्मीदें पूरी न होने पर गहरी निराशा हाथ लगती है। गंभीर स्वर। सचमुच ये तो एक अदृश्य जाल जैसा है। अवसर लागत यानी कुछ छूट जाने का डर, पछतावा यानी गलत फैसला लेने का अफसोस, और ऊंची उम्मीदें यानी परफेक्शन की तलाश जो कभी पूरी नहीं होती। ये तीनों मिलकर हमें चुनाव करने से पहले भी परेशान करते हैं और चुनाव करने के बाद भी चैन से नहीं रहने देते। हाँ, बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे हम एक दौड़ में भाग रहे हैं जिसका कोई अंत ही नहीं है। हल्की सी उदासी। तो फिर करें क्या? क्या इन विकल्पों की दुनिया से मुंह मोड़ लें? कहीं दूर चले जाएं जहां बस 2 ही तरह की चीजें मिलती हों? ये तो आज के जमाने में मुमकिन नहीं लगता। कैसे निकलें इस चक्रव्यूह से? आपने बिल्कुल सही समझा। ये एक चक्रव्यूह जैसा ही है और इससे भागना ना तो व्यावहारिक है ना ही जरूरी। आज की दुनिया विकल्पों से भरी है और इसके अपने फायदे भी हैं, ये भी मानना पड़ेगा। हाँ, वो तो है। हमें भागना नहीं है, हमें बस इन विकल्पों को संभालना सीखना है, इन्हें मैनेज करना सीखना है ताकि ये हम पर हावी ना हो। अच्छी बात यह है कि कुछ आसान तरीके हैं जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकते हैं। ये तरीके हमें इस जाल से निकलने में मदद कर सकते हैं। मैं आपको 3 मुख्य रणनीतियां बताता हूँ। हाँ, प्लीज बताइए। पहली टिक है, चलता है या ठीक ठाक है वाला नजरिया अपनाएं। इसे मनोविज्ञान की भाषा में सैटिस्फाइजर बनना कहते हैं। सैटिस्फाइजर? अच्छा, हाँ। देखिए 2 तरह के लोग होते हैं जब ये चुनाव करते हैं। एक होते हैं मैक्सिमाइजर। ये वो लोग हैं जो हमेशा हर हाल में सबसे अच्छा, बेस्ट विकल्प ही ढूंढते हैं। वो हर उपलब्ध ऑप्शन को खंगालना चाहते हैं ताकि कोई बेहतर चीज छूट ना जाए। नतीजा, ये लोग अक्सर ज्यादा तनाव में रहते हैं, फैसले लेने में ज्यादा वक्त लगाते हैं और फैसले के बाद भी ज्यादा पछताते हैं। दूसरी तरफ होते हैं सैटिस्फाइजर। ये वो लोग हैं जिनके मन में कुछ मानदंड होते हैं, कुछ क्राइटेरिया होते हैं, और जैसे ही उन्हें कोई ऐसा विकल्प मिलता है जो उन मानदंडों पर खरा उतरता है, यानी ठीक ठाक है, गुड इनफ है, अच्छा, वो उसे चुन लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वो सबसे अच्छे की अंतहीन खोज में नहीं उलझते। ये तो दिलचस्प है। हाँ, और रिसर्च ये बताती है कि सैटिस्फाइजर लोग मैक्सिमाइजर लोगों की तुलना में ज्यादा खुश, ज्यादा संतुष्ट और कम तनाव में रहते हैं। वाव। तो कोशिश करें, हर चीज में परफेक्शन मत ढूंढिए, अपनी जरूरतें पहचानिए और जो विकल्प उन्हें ठीक ठाक तरीके से पूरा कर दे उसे चुनकर संतुष्ट होना सीखिए। गुड इनफ अक्सर बेस्ट से ज्यादा सुकून देता है। प्रेरक स्वर। ये बात तो सोचने वाली है, गुड इनफ में संतुष्टि। बिल्कुल। दूसरी टिप है, अपने लिए फिल्टर लगाएं, यानी अपने विकल्पों के लिस्ट को जानबूझकर छोटा करें। फिल्टर लगाएं मतलब जब आपके सामने विकल्पों का समंदर हो तो अपनी पसंद और नापसंद के कुछ फिल्टर पहले से तय कर लें। जैसे मान लीजिए आपको ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना है, ऐप खोलते ही हजारों रेस्टोरेंट दिखते हैं। हाँ, बिल्कुल। कंफ्यूज होने के बजाय पहले फिल्टर लगाइए। आज सिर्फ नॉर्थ इंडियन खाना है, बजट 500 रुपए के अंदर, रेटिंग 4 स्टार से ऊपर और डिलीवरी 30 मिनट्स में। अच्छा, हाँ, ऐसे फिल्टर्स तो होते हैं ऐप में। बिल्कुल। लीजिए, जो लिस्ट पहले हजारों में थी अब शायद गिनती के 10-15 रेस्टोरेंट पर सिमट गई। अब इनमें से चुनना कितना आसान हो गया। हाँ, ये तो बहुत आसान हो गया।
यही तरीका हर जगह अपनाइए। कपड़े खरीदने हैं, पहले तय करें सिर्फ नीले रंग की कॉटन शर्ट चाहिए, राउंड नेक, बजट 1000 रुपए। नौकरी ढूंढ रहे हैं, फिल्टर लगाएं, सिर्फ मार्केटिंग फील्ड में इस शहर में कम से कम इतनी सैलरी और वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन हो। ये फिल्टर आपकी पसंद के आधार पर कुछ भी हो सकते हैं। मुद्दा यह है कि आप जानबूझकर अपने सामने मौजूद विकल्पों को सीमित कर रहे हैं ताकि फैसला लेना आसान हो जाए। अपने लिए सीमाएं तय करना असल में एक तरह से आजादी देता है। ये बात भी सही है, सीमाएं तय करना। ठीक है, और तीसरा तरीका? और तीसरी टिप है 5 सेकंड का नियम अपनाएं, खासकर छोटे मोटे रोजमर्रा के फैसलों के लिए। हाँ, 5 सेकंड का नियम। ये क्या है? सोचिए, हम दिन भर में कितने छोटे छोटे फैसले लेते हैं। सुबह क्या पहनूं, नाश्ते में क्या खाऊं, कौन सी वेब सीरीज देखूं, कौन से रास्ते से ऑफिस जाऊं। हाँ, बहुत सारे। इन छोटे कम महत्व वाले फैसलों पर हम अक्सर बहुत ज्यादा मानसिक ऊर्जा और समय बर्बाद कर देते हैं। ये तो है। तो नियम बनाइए, ऐसे छोटे फैसलों के लिए 5 सेकंड से ज्यादा मत सोचिए। जो पहला ठीक ठाक विकल्प आपके दिमाग में आए या आपके सामने दिखे, बस उसे चुन लीजिए और आगे बढ़िए। सिर्फ 5 सेकंड में। हाँ, क्या पहनूं, सामने जो टी शर्ट दिखी उठा ली। क्या खाऊं, फ्रिज में जो सबसे पहले दिखा खा लिया। यकीन मानिए, इन छोटे फैसलों पर ज्यादा सोचने से कोई बहुत बेहतर नतीजा नहीं निकलने वाला। बस आपका समय और दिमागी ताकत बर्बाद होगी। अपनी इस कीमती मानसिक ऊर्जा, मेंटल एनर्जी को जीवन के बड़े और ज्यादा महत्वपूर्ण फैसलों के लिए बचा कर रखिए। जैसे करियर बदलना है या नहीं, शादी करनी है या नहीं, घर खरीदना है या नहीं। हाँ, वो फैसले ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। इन बड़े फैसलों पर सोचिए, छोटे वालों को जल्दी निपटाइए। आत्मविश्वास से। वाकई ये तीनों ही तरीके सुनने में जितने सरल लग रहे हैं, उतने ही कारगर भी महसूस हो रहे हैं। सैटिस्फाइजर बनना यानी ठीक ठाक में संतुष्ट होना। हाँ। अपने लिए फिल्टर लगाकर विकल्पों को कम करना। बिल्कुल। और छोटे फैसलों पे ज्यादा दिमाग ना खपाना, बस 5 सेकंड में चुन लेना। ये चीजें अगर आदत में आ जाए तो शायद जिंदगी की बहुत सी उलझनें कम हो सकती हैं। बिल्कुल हो सकती हैं। ये बोझिल लगने वाली आजादी शायद थोड़ी हल्की लगने लगे। तो अगली बार जब हम सब विकल्पों के इस समंदर में खुद को फंसा हुआ, थका हुआ महसूस करें, जब समझ ना आए कि क्या चुने, किधर जाएं, तो एक लंबी सांस लेकर शायद ये बात याद रखनी चाहिए, ठहराओ, कि असली आजादी शायद सब कुछ पा लेने की क्षमता में नहीं है। हजारों विकल्पों में से चुनने की वो तथाकथित आजादी शायद सच्ची आजादी है ही नहीं, वो तो एक बोझ है। असली आजादी तो शायद जो चुना है बस उसी के साथ पूरी तरह से खुश रहने में है। उस एक चुनाव को अपनाने में, उसे स्वीकार करने में और फिर उसमें अपना सुकून ढूंढ लेने में है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरती से कहा आपने। इसे शायद हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जिंदगी का मकसद सबसे उत्तम चुनाव करना नहीं है, क्योंकि सबसे उत्तम जैसा कुछ शायद होता ही नहीं, या होता भी है तो उसे ढूंढना लगभग नामुमकिन है। सही बात है। मकसद शायद ये है कि हम एक चुनाव करें सोच समझकर, पर बहुत ज्यादा उलझे बिना, और फिर अपनी पूरी ऊर्जा, अपना पूरा ध्यान उस चुने हुए रास्ते को, उस चुनी हुई चीज को या उस चुने हुए रिश्ते को अपने लिए उत्तम बनाने में लगा दें। वाह। अपनी ऊर्जा बेस्ट को खोजने में खर्च करने के बजाय जो मिला है उसे संवारने और उसका आनंद लेने में लगाएं। कहानी तो जैसे यहाँ पूरी होती है, पर एक सोच है जो शायद अभी बाकी है हम सबके लिए, सोचने पर मजबूर करने वाला स्वर, कि शायद जिंदगी में असली हुनर, असली कला, सही चीज चुनने की उतनी नहीं है जितनी कि जो चुना है उसके साथ पूरी ईमानदारी और खुशी से जीने की है। इस पर जरूर सोचिएगा, अकेले में, शांति से। और हाँ, चलते चलते एक सवाल मन में आ रहा है, लोगों को सबसे ज्यादा ये चुनाव की उलझन, या जिसे आजकल चॉइस पैरालिसिस कहते हैं, कहाँ महसूस होती है? ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त, रेस्टोरेंट के मेन्यू कार्ड को देखते हुए, या फिर करियर या रिश्तों जैसे बड़े फैसलों में? अगर मन करे तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना अनुभव जरूर साझा कीजिएगा। सुनना चाहेंगे, शायद एक दूसरे के अनुभवों से कुछ और सीखने को मिले। दोस्तों, अगर इस बातचीत ने कहीं आपके दिल को छुआ हो या आपको जरा सा भी सोचने पर मजबूर किया हो, तो इसे उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिन्हें शायद इसकी जरूरत महसूस होती हो। आपके यहाँ होने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए दिल की गहराइयों से शुक्रिया। मैं थी आपकी दोस्त। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई सोच, एक नए एहसास के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, अपने चुने हुए रास्तों पर
थोड़ा सुकून और थोड़ी संतुष्टि के साथ चलने की कोशिश करते रहिए। अलविदा।